देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा 6th चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोग वर्क के बारे में अच्छे से जान चुके थे। वहाँ हमने गतिज ऊर्जा के बारे में भी जाना था ना, और हमने परिवर्ती बल के बारे में जानते हुए उसके लिए कार्य ऊर्जा थ्योरम निकाली थी। आज हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम, यानी कि जो हम ऊर्जा का संरक्षण नियम सुनते आ रहे हैं ना, वो हम आज स्टडी करेंगे हमारी मैकेनिक्स के पार्ट में, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। और यहाँ इस नियम को पढ़ने से पहले हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के बारे में सुन रखा है ना, और बहुत बार मैंने भी आपको बताया ना। यहाँ हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। फिर हम जब स्थितिज ऊर्जा पढ़ लेंगे, गतिज ऊर्जा हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे हमारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम। साथ ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे संरक्षित बल के बारे में, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा का जो संरक्षण नियम है वो संरक्षित बल के लिए होता है। तो हम संरक्षित यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनकी क्या कंडीशन होती है। ओके बच्चों, तो हेडिंग लगाइए यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम। मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स प्रॉपरली बनाइए, बुक से भी स्टडी करिए, न्यूमेरिकल्स को साथ साथ टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग करते चलिए। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं पहले स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, स्थितिज नाम से भी कुछ समझ में आ रहा है ना। स्थितिज मतलब स्थिति के कारण होती है। तो देखिए, किसी पिंड की, कोई भी जो हमारा पिंड होता है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसकी स्थिति या उसके अभिविन्यास के कारण होती है, यानी कि उसकी स्थिति की वजह से या उसके अभिविन्यास की वजह से जो भी एनर्जी उत्पन्न होती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब देखो, जब किसी पिंड को, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत पहले भी दिया था कि जैसे मैं, ये पेन है, अभी ये स्थिर है, तो इट मीन्स इसकी जितनी भी एनर्जी है वो क्या है? वो इसकी स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही मैं इसको फ्रीली छोड़ दूंगी तो क्या होगा? इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होएगी ना। ठीक है, तो अभी ये स्थिर है, इस वजह से इसकी सारी की सारी जो भी एनर्जी है वो क्या है? इसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित है। तो जब भी किसी पार्टिकल को या किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो इसमें जो भी संचित ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लग जाती है? भाई अब ये गति करने लग गया तो किस में परिवर्तित होगी? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होने लग जाती है। जैसे देखो, कोई अहम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जिसको छोड़ा गया है, जो अर्थ से h ऊंचाई पर है। ओके, अब इसको जब हम छोड़ेंगे और हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि इसकी जो ऊंचाई है ना, वो इस पृथ्वी की रेडियस, आ रही क्या है यहाँ पे? अर्थ की रेडियस। भाई अर्थ की कोई रेडियस होती है ना, तो अर्थ की जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? इस पार्टिकल की अर्थ से ऊंचाई के कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम ये मान के चल लेते हैं कि जी जो है, जो हमारा अर्थ का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, यानी कि जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम कहते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, वो हमारा परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो देखिए, माना कि एक अहम द्रव्यमान की कोई गेंद है, कोई पिंड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसको h ऊंचाई तक हमने ऊपर उठाया पहले। अब देखो, हम किसी चीज़ को जब नीचे से ऊपर उठाते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है? हम लोग हमारे ग्रेविटेशन के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है उसका काम होता है पार्टिकल को नीचे लाना, यही तो होता है ना। अब आप उसको हमारे ग्रेविटेशन के विरुद्ध ऊपर लेके आ रहे हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि अगर कोई अहम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जिसको आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध h ऊंचाई तक ऊपर ला रहे हो, और फिर तो बाह्य कारक, तो ऑब्वियस सी बात है आपको काम करना पड़ेगा। तो बाह्य कारक कुछ भी हो सकता है, तो बाह्य कारक के द्वारा ये जो हमारा ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसके विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बाह्य कारक के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा? क्या होगा? mg इंटू h होगा। क्या होगा? mg इंटू h। वैसे ही निकाला, जैसे w जो होता है वो क्या होता है? fx होता है ना। अब f तो क्या हो गया?
गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कर रहे हैं तो mg हो गया। और h की जगह हमने क्या ले लिया, जितनी ऊंचाई तक हम उठा रहे हैं तो हमने h मानी है, इसलिए हमने h ले लिया। तो यही जो हमारा किया गया जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होता है। ओके, अब देखो यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है बच्चों, संचित होता है। और ये जो होता है पोटेंशियल जो एनर्जी है उसको हम कैपिटल V से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये अगर मान लो आप यहाँ x ले रहे हो तो x का फंक्शन हो जाएगा, यहाँ मैंने h लिया है तो ये जो v है वो h का फंक्शन होगा। ओके, फंक्शन का मतलब तो समझते हो ना, मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे हो कि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पढ़ते हो ना, तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने h लिया है इसलिए VH कितना आ गया mgh, और यही हम कहते हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी। अब बहुत बार आगे मैं शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिखूंगी P डॉट E डॉट, ये डॉट वाला प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको कहीं पर ये सिंबल ऐसे लिखा हुआ नज़र आ जाए तो उसका मतलब भी आप समझ लेना वो शॉर्टकट में स्थितिज ऊर्जा लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसा मैं समझ लेना ये कोई फॉर्मूला है, नहीं, ये फॉर्मूला आप 12th में पढ़ोगे, यहाँ आपके नहीं है ये एक फॉर्मूला भी बनता है जब हम द्विध्रुव की बात करेंगे। ओके, यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब है PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी। भाई शॉर्टकट में हम लिख देते हैं ना, जब हम चीज़ों को जानने लग जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में शॉर्टकट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई शॉर्टकट अलाउड नहीं होता है। आप अपने नोट्स में ज़रूर कर सकते हो कि बार बार हम इतना बड़ा वर्ड लिखते हैं तो हम उसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नो शॉर्टकट, वरना नंबर भी आपके शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, तो आपको समझ में आया, पोटेंशियल जो एनर्जी है उसको हम V से लिखेंगे। अगर ये x का फंक्शन है तो यहाँ Vx लिख देना, अगर ये h का फंक्शन है, भाई आप h लेके चल रहे हो तो V ऑफ h लिख देना। फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या होता है, mg इंटू h या mgx। जैसे मान लो हमने अगर ऊंचाई को x मान लिया तो mgx या mgh। ओके, चलिए यहाँ VH क्या है, पिंड की h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसको हम बोलेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हमने यहाँ पे बल कौन सा लिया है, mg, g यूज़ किया है ना गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए हम इसको कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो हमारी इक्वेशन है इसका dH के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जो हमारी ये इक्वेशन आई है ना VH की, अब देखो ये h का फंक्शन है ना, इसलिए हम इसका जो भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन समाकलन मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, बाकी आप लोग मैथमेटिक्स में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है उसका h के रेस्पेक्ट में या dH के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे अवकलन करते हैं तो अवकलन का सिंबल तो आपको पता है क्या होता है, d ओवर dH, ये आ गया VH। अब जब आप इसका करोगे mgh का आपको h के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। अब देखो कोई भी जो हमारा पिंड है उसका जो द्रव्यमान है m वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और हमारा जो ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है g, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट रहती है ना। तो मैंने बताया था चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, जो भी कांस्टेंट राशियाँ होती है वो हमारी इनसे बाहर निकल सकती है। तो मैंने mg को निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा, d ओवर dH और h बचा। और h का h के रेस्पेक्ट में अगर अवकलन करते हैं, ये ऐसे मान लो कि dx का अगर x के रेस्पेक्ट में ही अवकलन करते हैं तो वो 1 होता है। ये एक फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, अवकलन समाकलन का वीडियो है, आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर में है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए। फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप अवकलन समाकलन नहीं कर सकते, और आपको फिजिक्स में हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है। और अगर आप ज़्यादा ही देखना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के सेक्शन में जाके भी आप लोग वहाँ से इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो ये हो गया x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन होता है 1, फॉर्मूला वही लगेगा जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। x की घात n कितना होता है, n x की घात n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उससे आप यहाँ पर h की घात कितनी है 1, तो 1 बाहर आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो नॉर्मली, एक्सेप्शन की बात यहाँ नहीं हो रही है, नॉर्मली उसका मान 1 होता है। तो टोटल कितना आ गया ये 1। तो बताओ ये यहाँ पे ओनली mg आया नहीं आया, आया ना भाई, ये चीज़ तो कितनी हो गई मेरी,
1, ये एच ही ओनली है, डैश, हाँ एच की पावर 1 मान लीजिए, तो mg आ गया। और इसी mg को मैंने कह दिया माइनस एफ। अब मैंने माइनस क्यों कहा, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आया, तो इसको मैंने कह दिया माइनस एफ। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आई होप किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को अवकलन समाकलन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आप वीडियो ज़रूर देखिए जो इसके ऊपर बनाया गया है, फॉर्मूला याद रखिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा ये चीज़। ओके, तो आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करिए, डरिए मत। देखो फिजिक्स से डरोगे ना तो ये आपसे दूर भागेगी, और जितना इससे प्यार करके इसको पढ़ोगे ना ये आपको उतनी ही अच्छी भी लगेगी और समझ में भी आएगी। तो मतलब बहुत बार पता है ऐसा होता है, आपके साथ ही नहीं हमारे साथ भी हो जाता है कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, हम 2 बार भी पढ़ लेते हैं, 3 बार भी पढ़ लेते हैं, फिर भी हमें नहीं समझ में आती है, तो फिर हम पता है क्या करते हैं, अरे ये चीज़ तो समझ ही नहीं आ रही, इसको छोड़ दो। अब देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ एक चीज़ दूसरे से लिंक होती है और हमें उस चीज़ की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती भी है। अब जब आपने उस चीज़ को स्किप कर दिया तो बताओ आगे का पार्ट आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो स्किप नहीं करना है, आप ट्राई करिए। 2 बार नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम तीसरी बार करेंगे, हम चौथी बार करेंगे, डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे और आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। भाई वीडियो आपके पास है, कहीं नहीं जा रहा है, तो आप इसको पॉज करिए, बार बार देखिए इसको, 2, 3, 4 बार। थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी लेकिन समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो डरना नहीं है, कोई हार्ड एंड टफ कुछ नहीं है, ये अवकलन समाकलन बहुत ईजी है। ओके, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, प्रैक्टिस करिए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आई है स्टेप कैसे आई। एच का एच के रेस्पेक्ट में हो गया 1, mg आ गया, इसको मैंने माइनस एफ कहा। अब माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशन है वो तो नीचे की ओर लगता है ना, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया कि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो हम हमेशा नीचे ही लेके चलते हैं ना, भाई नीचे की तरफ ही तो लेके चलते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया। अब देखो f बराबर इतना आ गया, कुछ नहीं किया, इस माइनस साइन को इधर ले गए तो f बराबर आ गया माइनस d/dh VH या फिर माइनस m/g। ओके, चलिए अब देखो माना कि जो गेंद है, अब हम क्या मान के चल रहे हैं, देखो अजम्पशंस तो हमको लेने ही पड़ते हैं भाई। हम जब कोई डेरिवेशन करते हैं, कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो कुछ अजम्पशंस हमको लेके चलने पड़ते हैं, तो वो तो आपको पता होने ही चाहिए कि हमने इस डेरिवेशन में ये अजम्पशंस लिया है। ओके, तो माना कि जो गेंद है वो एच पर विराम अवस्था में, मतलब कि ये हमारी अर्थ मान लीजिए, ये हमारी बॉल मान लीजिए और ये एच ऊंचाई पर है, तो अभी तो ये यहाँ पर रेस्ट पर ही है, ऑब्वियस सी बात है रेस्ट पर ही है, हमने माना है। अब उसे नीचे की ओर हमने छोड़ दिया, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये मान लीजिए गेंद है यहाँ पर रखी हुई है, अब यहाँ पर अभी तो रेस्ट में, अब जैसे ही मैं इस गेंद को नीचे छोड़ूंगी तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब हम यूज़ करेंगे हमारा गति का थर्ड समीकरण। ओके, अब मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि आपको कब कहाँ कौन सा समीकरण यूज़ करना है, वो आप जब डेरिवेशन को 2-3 बार सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। ओके, तो अब गति का तीसरा समीकरण क्या है हमारा, v² बराबर u² प्लस 2as है ना। चलिए बताओ u बराबर 0 है या नहीं, इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर u बराबर 0। u क्या होता है, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, वो हमारा 0, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि गेंद क्या है, विरामावस्था में। a बराबर g यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब आप गेंद को छोड़ोगे तो इसके ऊपर a की जगह क्या काम करेगा, g करेगा ना, तो a बराबर हो गया g। और s बराबर h, भाई s दूरी होती है, s की जगह यहाँ पे हमने क्या लिया है, h लिया है। आया समझ में, तो कुछ नहीं करना, रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे, तो ये टर्म 0, v² बराबर 2gh, यहाँ से v² बटे 2 बराबर कितना आ गया, gh आ गया। अब देखो, अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मुझे गतिज ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा हम निकाल चुके हैं ना, अब मैं जैसे इस गेंद को छोड़ूंगी तब इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, गतिज में। तो अब हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या होती है, हाफ mv² होती है ना। अब देखो मुझे v² चाहिए, इसीलिए मैंने गति का तीसरा समीकरण यूज़ किया, क्योंकि इससे मुझे इजीली v² मिल जाएगा। तो हाफ भी आ गया, v² भी आ गया, लेकिन एक m और चाहिए, तो क्या करिए, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई ये तो हमारे हाथ की बात है ना। चलिए दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया,
ये आ गई हमारी गतिज ऊर्जा। और बताओ ये क्या है mgh, अभी अभी हमने निकाला, ये तो हमारी स्थितिज ऊर्जा है ना। तो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई कि स्थितिज जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर है। यानी कि पहले इसकी सारी की सारी एनर्जी क्या थी, स्थितिज। जब ये गति करा तो अब इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में। तो जब किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो पिंड की h ऊंचाई पर गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा होती है पृथ्वी पर पहुंचने पर स्वतः ही ये अपने आप होता है, ये चेंज, ये आपको नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि बल Fx है और हमारा जो v है वो स्थितिज ऊर्जा है। अब हमने क्या मान लिया कि हमारा जो बल है वो भी x का फंक्शन है और हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी x का फंक्शन है। भाई बताया ना मैंने, भाई जिस चेंज पे आप ले रहे हो उसी का ये फंक्शन होगा। h के सापेक्ष ले रहे हो तो h का हो जाएगा, x के सापेक्ष ले रहे हो तो x का हो जाएगा, ये है। तो अभी हमने निकाला कि f ऑफ x बराबर क्या होता है, माइनस dv/dx निकाला है ना। ये देखो यहाँ से, ये रहा, यहाँ पे बस मैंने h रख दिया, यहाँ पे भी f x का फंक्शन हो गया। तो ये आ गया हमारा f, यानी कि यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब न्यूमेरिकल कैसे बनेगा वो सुनिए। जैसे आपको वो दे देगा, v दे देगा कुछ भी, भाई v x का फंक्शन है, v आपको वो कुछ भी दे देगा और वो बोलेगा कि किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा इतनी है, कोई भी x का फंक्शन दे देगा, तो बताइए इस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या कर दीजिए, जो भी आपको v दे उसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दो, क्योंकि d/dx है ना, तो d/dx का मतलब है एक ही बार अवकलन करना है। इस v का x के सापेक्ष आप एक बार अवकलन कर दीजिए और नेगेटिव साइन तो इधर आ जाएगा, ये आएगा आपका f। ओके ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, या फिर f दे देगा तो v पूछेगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको बल के बारे में पूछे और स्थितिज ऊर्जा गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए। चलिए यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने कुछ भी ऐसा हार्ड डेरिवेशन नहीं किया है, बहुत ईजी सा था। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो कुछ नहीं किया, इस dx को इधर ले आए, इस dx को इधर ले आए तो ये हो गया fx dx, इधर क्या बचा माइनस dv। अब देखो मान लो कि शुरुआत में हमारा जो भी पार्टिकल है उसकी स्थिति है xi और फाइनली वो जब पहुंचा तो उसकी स्थिति कितनी है xf। भाई xi तो है इसकी इनिशियल स्थिति और xf है इसकी फाइनल। तो कुछ मत करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि समाकलन कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए। ये लिमिट लगाना भी मैंने आपको सिखाया है, इसको सॉल्व करना भी आपको मैंने बताया है। इसी तरह से इधर भी क्या हो जाएगा, भाई शुरुआत में जब xi स्थिति थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी vi, जब xf हो गई तो कितनी होगी vf। बस ये आ गया। जब आप dv का करोगे तो कितना आ जाएगा v आएगा, फिर ये vi जब लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन ये माइनस साइन है जिसकी वजह से ये चला गया पीछे और ये चला गया आगे, क्योंकि मैंने बताया था ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से खोलते हैं। अपर लिमिट पहले तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करिए, देन आप लिमिट लगाइए माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट है vf, तो पहले vf आना चाहिए था ना हमारे अकॉर्डिंग, तो फिर आना चाहिए था माइनस vi, लेकिन ये माइनस साइन बाहर है, इसको जब अंदर लेके जाओगे तो vi पहले आ गया और vf बाद में आ गया, तो dv का हो गया v। अब ये v कैसे आया, वही फॉर्मूला कोई जो मैंने आपको बताया था, x की घात n dx का समाकलन का फॉर्मूला होता है x की घात n+1 अपॉन n+1, ये होता है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ओनली dv, ठीक है। तो यानी कि dx की जगह तो dv है, लेकिन x की घात n नहीं है, तो हम इसको क्या मान के चल सकते हैं, v की पावर 0, क्योंकि v की पावर 0 भाई हमारा v के रेस्पेक्ट में, इसलिए v माना, तो v की पावर 0 1 होगा नहीं होगा। जब v की पावर 0 1 होगा तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो v की पावर 0 dx और इंटीग्रेशन, बताओ ये दोनों बराबर है या नहीं। अब बस कंपेयर कर लो, n की जगह कितना है 0 रखो यहाँ पे, तो यह आ गया v की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, v की पावर 0 + 1 v हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 से डिवाइड करोगे तो v आएगा, तो आ गया dv का v। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये स्टेप यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप लोग इजीली इसको
कर सकते हो। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इसको उतारने में यहाँ पे आसानी हो। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। स्थितिज ऊर्जा, चलो ये तो हमने सब निकाल लिया भाई। आपको अगर इस तरह से बल दे तो आपको इस तरह से निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी दे तो इस तरह से यूज़ करना है। ये चीज़ आप लोग क्वेश्चंस करना, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है। बाकी जब हम हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तब हम वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, स्थितिज ऊर्जा जो होती है, बताओ ये भी एक ऊर्जा है या नहीं? तो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल। ओके, और कैपिटल में लिखोगे तो कैपिटल जे। वीमा भी ऑब्वियसली बात है समान ही होगी जब ऊर्जा है तो, m1L2T-2। संरक्षी बल, अब देखो संरक्षी बल के लिए ये चीज़ होती है, डेल्टा V बराबर होता है माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। अगर आपका बल संरक्षी है, अगर आपका लगने वाला जो भी बल है, जितने भी बल है वो सारे के सारे संरक्षी हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि संरक्षी बल क्या होते हैं। तो उस कंडीशन के लिए जो आपकी डेल्टा V होगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा में जो चेंज होगा, डेल्टा V का मतलब क्या हुआ? स्थितिज ऊर्जा में जो चेंज होगा वो माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स होगा। और ये यहीं से ही निकला है, यहाँ से। बस ये संरक्षी बल के लिए, बस ये जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल के लिए है। तो उस कंडीशन में ये होगा। अब बताओ एफ एक्स डेल्टा एक्स क्या होता है? कुछ जाना पहचाना है? हाँ, लास्ट वीडियो में पढ़ा तो है। एफ एक्स वही बात हो गई, एफ डॉट एक्स मान लो, डब्ल्यू नहीं होता, किया गया कार्य ही तो होता है। तो ये आ गया डब्ल्यू और माइनस, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में जो चेंज होता है वो किया गया कार्य होता है और विद नेगेटिव साइन। लेकिन अगर आपका बल संरक्षी हो तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं हमारे यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम पे कि हमारा जो कंजर्वेशन लॉ है जो एनर्जी का, वो क्या होता है। पहले हम इस लॉ का स्टेटमेंट समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय की कुल जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, कोई भी सिस्टम हो, उसकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वो अचर या संरक्षित रहती है। क्या रहती है? अचर। अचर का मतलब है संरक्षित रहती है, यदि उस पर लगने वाले बल संरक्षी हो। इसकी कंडीशन है, अगर आपका कोई भी एक सिस्टम है, इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहे हैं, अगर वो फोर्स सारे के सारे संरक्षी हैं, कंजर्वेटिव है, तो इस निकाय की जो कुल ऊर्जा होगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी, वो हमारी अचर यानी कि कांस्टेंट या फिर कंजर्वेटिव रहेगी, यानी कि संरक्षित रहेगी। तो क्या है इसका स्टेटमेंट? इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है यदि इस पर लगने वाले सभी बल कैसे हो? संरक्षी हो। अगर आपके बल असंरक्षी हो गए तो उस कंडीशन में ये नियम यहाँ फॉलो नहीं होगा। ओके, चलिए, तो माना कि कोई पिंड है जिस पर संरक्षी बल, तो अभी हम जो F लेके चल रहे थे वो हम संरक्षी ही मान रहे थे। तो अब कोई भी आप मान लीजिए पिंड है जिस पर संरक्षी बल कितना लग रहा है? F लग रहा है। तो उसके कारण ऑब्वियसली बात है जब बल लगेगा तो कुछ ना कुछ विस्थापन उसमें होगा। तो हमने मान लिया कि ये जो संरक्षी बल है इसके कारण इसमें विस्थापन कितना हो गया? डेल्टा एक्स। तो बताइए हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? अब वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं ना। हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि किसी भी निकाय पर लगने वाले कुल बलों के द्वारा किया गया जो भी कार्य होता है वो उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। पढ़ा है ना हमने? तो वो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। अब देखो, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे इतना सा लिखा है, वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन अगर एग्जाम में ये डेरिवेशन आता है तो सिर्फ एक लाइन से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे लिख लेना स्टेटमेंट अलग से। तो डेल्टा के बराबर क्या होता है? डब्ल्यू होता है। अब बताओ ये जो डब्ल्यू है वो एफ एक्स डेल्टा एक्स है या नहीं है? भाई डब्ल्यू यही तो होता है, एफ इंटू एक्स, तो एफ एक्स डेल्टा एक्स हो गया। चलिए, संरक्षी बल के लिए अगर हमारा बल संरक्षी है तो बताइए हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अभी तो हमने निकाला था, डेल्टा वी बराबर एफ एक्स डेल्टा एक्स और माइनस साइन को मैं इधर ले आई। ठीक है, तो अगर बल संरक्षी है तो स्थितिज ऊर्जा ये होगी। चलिए, जब ये होगी तो अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, ये जो दोनों इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली, इनको घटा दीजिए। तो क्या होगा?
मैंने इन दोनों इक्वेशन को घटा दिया तो डेल्टा के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया डेल्टा वी, और इधर ये दोनों जो क्वांटिटी है वो समान है, घटेगी तो 0 आ जाएगा, तो ये आ गया डेल्टा के प्लस डेल्टा वी बराबर 0। ईजी है। चलिए अब देखो डेल को कॉमन ले लो, के प्लस वी बराबर 0। अब डेल का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब डेरिवेटिव ही तो होता है, ठीक है। तो जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव 0 होता है इट मीन्स वो वाली जो राशि है वो क्या होती है? नियत, यानी कि कांस्टेंट होती है। तो ये जो टर्म है ये क्या आ गई? कांस्टेंट। तो k प्लस वी बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। अब देखो एक चीज़ और जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी कि कैपिटल V जो होगा वो तो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ओके, और जो हम स्मॉल v यूज़ करेंगे वो है हमारी वेग, वेलोसिटी। तो आप लोग यहाँ पे जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो कैपिटल V ही लिखना, स्मॉल v मत लिखना, और वेग को हमेशा स्मॉल v लिखना। बाई चांस हो सकता है यहाँ पर कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको करेक्शन कर लेना अगर हो तो, ठीक है। मैंने बता दिया है कैपिटल V पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे, स्मॉल v हमेशा वेग के लिए यूज़ करेंगे, ओके। चलिए तो k प्लस वी बराबर कितना आ गया? कांस्टेंट। अब k प्लस वी बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि k तो है हमारी गतिज ऊर्जा, v है हमारी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योगफल होता है वो अचर होता है। तो किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का जो योगफल होता है वो हमेशा अचर होता है। अगर हमारा संपूर्ण पथ ले ले, जैसे हम कोई भी पथ ले ले जिसकी इनिशियल स्थिति है xi, फाइनल है xf, तो बताओ क्या होगा? स्थिति तो ये होगा कि इनिशियल स्थिति के ऊपर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी और फाइनल स्थिति के ऊपर जितनी भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी इनका योग बराबर होगा। इनिशियल के लिए ये, फाइनल के लिए ये बराबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो पहले इसको इनिशियल के लिख दो फिर इसको फाइनल के लिए। कांस्टेंट है मतलब दोनों बराबर होंगे। तो k प्लस वी निकाय की, और जो ये k प्लस वी होता है ना इसे ही इस निकाय की क्या कहते हैं? इस निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कुल यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योगफल होता है उसे ही उस निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो बताओ कुल यांत्रिक ऊर्जा हमारी नियत आई नहीं आई? आई। और यही तो हमारा स्टेटमेंट था या नहीं? देखिए हमारा स्टेटमेंट, इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर होती है अगर लगने वाला बल संरक्षी हो। तो बताओ हमने F को संरक्षी माना नहीं माना? माना ना, तभी तो हमने ये चीज़ लिखी, क्योंकि ये चीज़ संरक्षी बल के लिए ही थी। तो बताओ हमने इसको प्रूफ किया नहीं किया कि किसी निकाय पर लगने वाले बल संरक्षी हो तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा या फिर उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो योगफल होता है वो क्या होता है? अचर होता है। तो ये हो गया हमारा इसका प्रूफ भी। आया समझ में? इजी था, कुछ भी नहीं था। चलिए अब देखो, अतः हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक परिवर्तित हो जाती है, लेकिन इनका जो योगफल होता है वो अचर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया कि अभी ये पेन है ये स्थिर है तो इसकी जितनी भी एनर्जी है वो क्या है? इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जैसे ही मैं इसको फ्रीली छोड़ दूंगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी? गतिज में। लेकिन अगर आप यहाँ जब ये स्थिर है इस कंडीशन में टोटल एनर्जी देखोगे और जब ये नीचे पहुँच जाएगा तब टोटल एनर्जी देखोगे तो आपको दोनों बराबर मिलेगी, ओके। बस ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। भाई ऊर्जा का संरक्षण नियम यही तो कहता है कि ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन ना तो आप इसको नष्ट कर सकते हो और ना ही आप इसको उत्पन्न कर सकते हो। तो बस इसकी ऊर्जा क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। जो ऊर्जा इसकी स्थितिज में थी अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? गतिज में। लेकिन टोटल एनर्जी इस कंडीशन में और नीचे जाने के बाद हमारी क्या होगी? समान या अचरी होगी। आया समझ में? तो ये है हमारा ऊर्जा संरक्षण या यांत्रिक ऊर्जा। अभी हम मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं तो ये है हमारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आते हैं संरक्षी बल, जो हम यूज़ तो कर चुके हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि संरक्षी बल क्या होता है। तो संरक्षी बल की 2-3 डेफिनेशन है जो आपको सारी ही ध्यान रखनी है। पहली क्या है? यदि कोई बल संरक्षी है तो डेल्टा V बराबर क्या होगा? डेल्टा V बराबर होगा ये
माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो ये चीज़ तो हम लोग अभी यूज़ भी कर रहे थे कि अगर हमारा एफ संरक्षी है तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो इसके द्वारा अदिश राशि वी एक्स से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, कोई बल संरक्षी है तो इसे अदिश राशि, तो मैंने बताया था आपको अभी कि अगर आपको v दे दिया जाए और आपको पूछे कि बताओ इसकी संरक्षी बल कितना है, तो उसका क्या करना है, आपको डेरिवेटिव ही तो करना है, बताया था ना अभी। तो आप इसके द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हो। अब है संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। दूसरी कंडीशन है कि जो संरक्षी जो बल होता है उसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है ना, वो केवल और केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं पर निर्भर करता है। यानी कि आप शुरुआत में कहाँ थे और अंत में कहाँ हो, सिर्फ इन बिंदुओं पर निर्भर करेगा। संरक्षी बल के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसको सिर्फ मतलब कहाँ से होगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की और आप अंत में कहाँ आए, बीच में आपने क्या किया उसको कोई इससे लेना देना नहीं होता है। तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं पर निर्भर करता है। इसीलिए तो हमने यहाँ लिखा था, जैसे W जो होता है वो KF माइनस KI होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से होता है ना, तो इसको V ऑफ XI माइनस V ऑफ XF भी हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखो ये क्यों आया, क्योंकि K प्लस V क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ से ये आ गई ये टर्म। चलिए, संरक्षी बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य। अगर आपका बल संरक्षी है और एक क्लोज पाथ की आप बात करो, क्लोज पाथ का मतलब समझते हो, जिस बिंदु से आपने चलना शुरू किया आप उसी के ऊपर वापस आ गए। जैसे आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप घूम के वापस यहीं आ गए, तो बताओ आपका जो पाथ है वो क्लोज्ड, बंद हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। यानी कि यहाँ पे आपका XI और XF दोनों ही बराबर हुए। भाई आपने जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पहुँच गए। तो उस कंडीशन के लिए हमारा जो काम होता है या जो वर्क होता है वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि आपने जहाँ से चलना शुरू किया आप लौट के वहीं आ गए। और अगर बल लग रहा है संरक्षी तो उस कंडीशन के लिए आपका W क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, क्योंकि बंद पथ के लिए ये बराबर होता है, इसलिए आपका W क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये 3 संरक्षी बल की डेफिनेशंस है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर बल संरक्षी है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य केवल और केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता है। और अगर आपका पाथ बंद है तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, ज़ीरो। और ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बताइए लगने वाला बल संरक्षी है तो बंद पथ के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल है कि जैसे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, कोई चट्टान है, ये जो येलो येलो सा है ये कोई चट्टान है। तो यहाँ आपका पार्टिकल रखा हुआ है h ऊंचाई पर, पृथ्वी से जिसकी ऊंचाई है h, ये पूरी है h, ठीक है, यहाँ से लेके ये कोई चट्टान है, ये जो है वो चट्टान है जहाँ पर कोई भी एक पार्टिकल या कोई भी गेंद, कुछ भी आप मान लो m द्रव्यमान की, वो रखी हुई है जिसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H। ओके, तो चित्रानुसार कैपिटल H ऊंचाई की किसी चट्टान से m द्रव्यमान की गेंद को अब हम छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये गेंद रखी हुई है ना, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। जब हमने इसको छोड़ दिया तो देखो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में ये गेंद रखी हुई है तो डेफिनेट सी बात है, इतना अब हम समझ चुके हैं कि इसका जो वेग होगा वो ज़ीरो होगा। यानी कि v यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। आप चाहो तो इसको u मान लो, भाई हम इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं तो आप u भी मान सकते हो। तो यहाँ पे v या u बराबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब देखो इस गेंद को आपने छोड़ा ना, तो हम मान के चलते हैं कि भाई गेंद ऐसा तो नहीं कि आपने छोड़ा और छोड़ते ही डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाएगी, बीच में कुछ ऊंचाई पर रहेगी। तो हम एक ऊंचाई मान के चलते हैं कि जहाँ पर इसकी, मान लीजिए गेंद यहाँ पहुँची, जिसकी ऊंचाई है पृथ्वी से स्मॉल h, कितनी है ये ऊंचाई, स्मॉल h ऊंचाई है। गेंद बीच में यहाँ पर पहुँची जो पृथ्वी से स्मॉल h ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया, v ऑफ h मान लिया। भाई यहाँ पे तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ना, अभी गति कर रही है तो मैंने यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को क्या मान लिया, vh। अब जब ये फाइनली यहाँ पहुँच गई अर्थ पर, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैंने क्या मान लिया, vf। जब अर्थ के ऊपर पहुँची तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया, vf। शुरुआत में v को माना ज़ीरो, फिर किसी स्मॉल h ऊंचाई पर vh, और फाइनली कितना मान लिया बच्चों, v ऑफ
VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी। इतना समझ में आया? तो हम 3 स्टेप लेके चल रहे हैं। अब हम इस डेरिवेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। माना गेंद की भूमि तल से 0h, स्मॉल h और कैपिटल H ऊंचाई के संगत, यानी कि जो मानी है ना हमने 0h, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे h है और यहाँ पे VF है, तो यहाँ पे हमने ऊंचाइयाँ भी मान ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुल यांत्रिक ऊर्जा इनके रेस्पेक्ट में कितनी मान ली? E0 है। जब इसकी वेलोसिटी 0 है, या ऐसे मान लो कि भूमि तल से जब इसकी ऊंचाई 0 है, यानी कि भूमि तल पर आ पहुंची, तो यहाँ पे इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है E0। जब ये h ऊंचाई पर थी तो कितनी है? EH। और जब ये कैपिटल H ऊंचाई पर है तो EH। मतलब ये कि ये m द्रव्यमान की गेंद है, ये हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ पर जब गेंद पहुँची तो अब इसकी ऊंचाई कुछ ही नहीं है पृथ्वी से, तो यहाँ पर इसकी जो भी कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो E0 है। जब ये बीच रास्ते में थी, यानी कि स्मॉल h ऊंचाई पर थी, तो यहाँ इसकी यांत्रिक ऊर्जा कितनी है? E ऑफ स्मॉल h। और जब ये ऊपर चट्टान पर थी तो यहाँ पर इसकी यांत्रिक ऊर्जा कितनी है? EH। ओके, ये हम मान के चल रहे हैं। चलिए अब बताओ EH, यहाँ पर ये गेंद विरामावस्था में, इट मीन्स इसकी जो भी एनर्जी होगी, यानी कि इसकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी वो किसके रूप में होगी? इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी, नहीं होगी? भाई गति नहीं कर रही है तो वेलोसिटी तो 0, तो गतिज ऊर्जा तो 0, तो बताओ EH कितना आएगा? mgh। ये समझ में आया? और h ऊंचाई ये पूरी लेनी है आपको पृथ्वी से, लिख सकते हैं ये। चलिए अब देखो, अब हम बात करते हैं जब ये बीच में आई, पृथ्वी से किसी स्मॉल h ऊंचाई पर थी, तब EH कितना होगा? अब बताओ यहाँ पर जब ये आई तो इसकी पूरी की पूरी एनर्जी तो गतिज में परिवर्तित नहीं हुई होगी, कुछ तो इसकी स्थितिज भी होगी। जब ये पृथ्वी पे पहुंचेगी तब इसकी पूरी की पूरी ऊर्जा गतिज में कन्वर्ट होगी। इस पॉइंट पर इसकी जो भी एनर्जी होगी वो इसकी पोटेंशियल और इसकी काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होगी। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mg स्मॉल h। अब की बार स्मॉल h ऊंचाई पर है, इसलिए क्या लिया हमने? स्मॉल h प्लस हाफ mv²। ये स्मॉल v लिख लेना, और v यहाँ पे हमने कितना माना था? VH। यहाँ पे हमने v को कितना माना? स्मॉल VH। तो ये आ गई यहाँ पे EH। ये चीज़ समझ में आई? चलिए अब जब ये धरातल पर आ गई तो बताओ इसकी सारी की सारी एनर्जी गतिज में कन्वर्ट हुई नहीं हुई? हो गई। और गतिज में कन्वर्ट हुई, यहाँ पर हमने इसकी वेलोसिटी को कितना माना? VF। तो कितनी आ गई? हाफ mvf²। ये चीज़ समझ में आ रही है? बस अगर आपको ये 3 चीज़ लिखनी आ गई ना तो डेरिवेशन आसान। अब ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब ये स्थिर थी तो सारी की सारी एनर्जी केवल स्थितिज थी, जब ये धरातल पर पहुंच गई तो सारी स्थितिज गतिज में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जब ये बीच के पॉइंट पर है तो वहाँ पर इसकी जो भी एनर्जी है कुल, वो इसकी गतिज और स्थितिज के योग के बराबर होगी। ओके, चलिए अब क्या करना है। हमारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम ये कहता है कि हमारी कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित होती है ना भाई। कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित होनी चाहिए। तो पहली बार तो हमने EH और E0 को बराबर कर दिया भाई। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम यही तो कहता है कि कुल जो यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित होती है। आप चाहे कहीं भी देखो, अगर लगने वाला बल संरक्षित हो तो EH कितना है? mgh। E0 कितना है? हाफ mv²। यहाँ से मैंने VF की वैल्यू निकाली, m से m कट गया, ये 2 इधर चला गया, और ये VF है तो अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर था ना इसलिए, तो VF आ गया √2g कैपिटल H। तो यहाँ से आप इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका अंतिम वेग कितना है, तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, √2g कैपिटल H। ओके, चलिए अब यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम है तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि ये दोनों बराबर होंगे, ये भी बराबर हो सकते हैं। तो EH को E स्मॉल h के बराबर कर दिया, mgh प्लस हाफ mv² बराबर mg कैपिटल H, और यहाँ से v ऑफ h निकाल लिया। यानी कि किसी बीच के कोई एक मध्य में जहाँ ये बॉल थी वहाँ पर इसकी वेलोसिटी VH है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यहाँ से mm तो कट जाएगा कॉमन आके, और VH निकाल लेना। ओके, 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो मतलब ये जो डेरिवेशन है, ये तो डेरिवेशन आपकी बुक में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ओके, तो मैंने ये करवा दिया, या एज इट इज़ ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। तो इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई 3 पॉइंट लेने हैं, वहाँ पर आपको पहले तो आप इनकी कुल यांत्रिक ऊर्जा लिख दो। अब कुल यांत्रिक ऊर्जा तो संरक्षित रहती है चाहे किसी भी पॉइंट पर हो,
तो पहली बार तो ऊपर वाले को और लास्ट वाले को बराबर कर दिया, और दूसरी बार में क्या किया, ऊपर वाले को और बीच वाले को बराबर कर दिया। अब आपको जो भी वैल्यू पूछी जाए आप वो फॉर्मूला यूज़ करिए और आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल और करते हैं यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम से। तो आपको ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिएगा, वहाँ से भी आपको ये चीज़ आसानी से आ जाएगी। अब देखो एक एग्जाम्पल और है, वो क्या है कि एक एम द्रव्यमान का एक गोलक एल लंबाई, ये लंबाई है, एल लंबाई की हल्की डोरी से लटका हुआ है। कोई एक एम द्रव्यमान का जो गोलक है उसको एक एल लंबाई की डोरी, ठीक है, यानी कि सेंटर से उसकी जो डोरी की जो लेंथ है वो एल दे रखी है, कैपिटल एल डोरी की, एल लंबाई की डोरी से लटका हुआ है। ओके, इसे इसके निम्नतम बिंदु, अब यहाँ पे इसके 3 बिंदु दिए हुए, उसने एक बिंदु है ये वाला, एक बिंदु है ये वाला और एक बिंदु है ये वाला। तो निम्नतम बिंदु है ए, ये वाला बिंदु है बी और ये उच्चतम बिंदु है इसका सी। तो इसे इसके निम्नतम बिंदु पर क्षैतिज वेग v0 इस प्रकार लगाया जाता है। अब इसके ऊपर एक वेग लगाया जा रहा है, यहाँ पे एक क्षैतिज वेग दिया गया है इसको v0, तभी तो ये घूमेगा ऐसे। तो इस v0 को इस तरह से लगाया जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर तल में अर्धवृत्ताकार पथ पर इस प्रकार तय करता है कि डोरी के केवल उच्चतम बिंदु सी पर डोरी ढीली होती है। अब देखो क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा होगा, लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या पूछ लिया, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन देख के फिजिक्स टफ लगने लगती है, लेकिन क्वेश्चन जितना आपको पढ़ने में टफ लग रहा है ना, करने में उतना ही ईजी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये बोलना चाह रहा है कि एक गोलक है द्रव्यमान का, यहाँ पर इसको v0 वेग दिया गया है, इसको इस तरह से v0 वेग दिया गया है कि ये यहाँ तक जब पहुँचे ऐसे गति करेगा। भाई ये यहाँ से बंधा हुआ है तो ये ऐसे गति करेगा। तो इस बिंदु तक जब ये पहुँचे, इसके ऊपर अपने अर्धवृत्ताकार पथ पर जब ये पहुँचे, तो यहाँ इस बिंदु के ऊपर ये डोरी ढीली होती है, सिर्फ केवल इसी बिंदु पर, ठीक है। अब वो इसमें आपको 2-3 चीज़ें पूछना चाह रहा है कि बताइए इस v0 की वैल्यू क्या है, या फिर जब ये यहाँ पर इस बी बिंदु पर पहुँचता है तो यहाँ वेग क्या होगा, यहाँ वेग क्या होगा, मतलब 3-4 चीज़ें ये पूछना चाह रहा है। कुछ गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछेगा, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो डायग्राम तो आपको समझ में आ गया, ये एल लंबाई है। अब देखो यहाँ पे इसको v0 दिया हुआ है, तो देखो डोरी है तो इसमें तनाव बल भी काम करेगा ना। तो यहाँ पर तनाव बल की डायरेक्शन होगी ऊपर, जबकि लगने वाला इसके ऊपर ग्रेविटेशन भी काम करेगा, वो होगा नीचे की ओर, ये रहा mg। जबकि इस कंडीशन में यहाँ पर डोरी ढीली हो जाती है, तो यहाँ पे आके हमारा तनाव बल क्या हो जाएगा, 0। जब डोरी ढीली हो गई तो वहाँ कोई तनाव होगा ही नहीं, तो यहाँ पर तनाव हो जाएगा 0। यहाँ पर ओनली क्या काम करेगा, mg, ठीक है, mg बल लगेगा। और इस बिंदु के लिए भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हम तीनों बिंदुओं के लिए यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे कि इस बिंदु पर क्या घटित होगा, इस बिंदु पर पहुँचेगा तो क्या होगा, और इस बिंदु पर पहुँचेगा तो क्या होगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु ए पर, या फिर गोलक पर। जो हमारा बिंदु ए है, यहाँ पर इस गोलक के ऊपर 2 बल काम कर रहे हैं या नहीं, एक तो तनाव बल और एक गुरुत्वीय बल, कर रहे हैं या नहीं। लेकिन हमारा जो तनाव बल है वो कोई कार्य नहीं करता, क्यों, क्योंकि गोलक का जो विस्थापन है वो हमेशा डोरी के लंबवत होगा, कि गोलक का जो विस्थापन होगा वो डोरी के लंबवत होगा। इसकी वजह से हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो तनाव बल है वो कोई काम नहीं कर रहा है। जब ये हमारा तनाव बल कोई काम नहीं कर रहा है तो हमारी जो गोलक की स्थितिज ऊर्जा होगी वो केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित होगी। अगर तनाव बल भी यहाँ काम करता तो स्थितिज ऊर्जा फिर इन दोनों से संबंधित होती, लेकिन यहाँ पर ये कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए केवल जो स्थितिज ऊर्जा है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ही संबंधित होगी। अब हम क्या करते हैं कि इतना तो हमें पता है कि हमारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम ये कहता है कि कुल एनर्जी, कुल यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो अचर होती है ना निकाय की। अब हम पहले बात करते हैं बिंदु ए के लिए कि बिंदु ए पर हम कुल यांत्रिक ऊर्जा निकालते हैं। बिंदु ए पर बताओ कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी। वहाँ पर हमने इसको v0 वेग दिया है, तो बिंदु ए के ऊपर इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी ना, वहाँ हमने इसको v0 वेग दिया है। इट मीन्स वहाँ पर उसकी जो ऊर्जा है वो केवल और केवल क्या है, गतिज। स्थितिज ऊर्जा उसकी 0। तो कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज प्लस स्थितिज, ये तो हो गई 0। तो यहाँ पर ए बिंदु के ऊपर केवल और केवल कुल ऊर्जा किसके बराबर आएगी, गतिज के। और यहाँ पर वेग कितना है, v0, तो हाफ mv0²। यहाँ तक समझ में आया, लिखने में कोई भी टिपिकल सी चीज़ नहीं है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0,
इसलिए कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, केवल और केवल गतिज ऊर्जा के बराबर। चलिए अब एक चीज़ और हमने पढ़ा था, अभिकेंद्रीय बल वगैरह, अभिकेंद्रित त्वरण वगैरह सब पढ़ा था ना। अभी एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो यहाँ पर एक अभिकेंद्रीय बल भी तो होगा जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो हमने बताया था कि इसके ऊपर लगने वाले सारे जो बल होता है वो इसके अभिकेंद्रीय बल से बैलेंस होंगे। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r। यहाँ पर v की जगह क्या आ जाएगा, v0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है v0, और r की जगह क्या आ जाएगा, r की जगह आ जाएगा l। क्यों, क्योंकि ये भी दूरी l है और ये भी दूरी l है भाई। इसमें लंबाई जो है उसी को यहाँ पर रेडियस का है, रेडियस भी तो यही हुई, इस वजह से यहाँ पर r की जगह क्या आ गया बच्चों, l। तो ये किस किस से बैलेंस होगा, इसके ऊपर लगने वाले सारे बल। अब कौन कौन से बल काम कर रहे हैं देखिए डायग्राम में, TA लग रहा है ऊपर और mg लग रहा है नीचे A के ऊपर। तो टोटल जो बल हुआ वो कितना हुआ, TA जो टोटल जो बल हुआ वो कितना हुआ, टोटल बल हुआ TA माइनस mg। यही तो हुआ, क्योंकि ऊपर और नीचे लग रहा है इसलिए डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसलिए घटा दिया हमने। और ये किससे बैलेंस होगा, हमारा अभिकेंद्रीय बल से। तो दूसरी इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गई, जहाँ TA क्या है, A बिंदु पर डोरी में जो भी तनाव है वो। अब देखो यहाँ तो तनाव इंक्लूड होगा ही होगा ना, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल में तो होगा। वहाँ हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो विस्थापन था वो डोरी के लंबवत हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो तनाव बल है वो कोई काम नहीं कर रहा था। ओके चलिए, अब ये हमने A बिंदु के लिए डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हमारे C बिंदु के ऊपर। देखो टफ नहीं है ये, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट तो आपको तभी पता होगा जब आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। एक बार प्रैक्टिस करने से फिजिक्स नहीं आती, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तब फिजिक्स थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी। ओके चलिए, अब बिंदु C पर बात करते हैं। बिंदु C पर अगले ने क्या बोला कि हमारी जो डोरी है वो ढीली हो जाती है। इट मीन्स वहाँ पर हमारा तनाव कितना हो गया, 0। ये चीज़ तो मैंने आपको समझाई थी अभी। अब देखो बिंदु C के ऊपर हमारी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी इसकी स्थितिज और गतिज दोनों के बराबर होगी। डोरी ढीली तो हो रही है तो यहाँ पर जो भी एनर्जी होगी गतिज भी होगी और स्थितिज भी होगी। हमने C के ऊपर वेलोसिटी कितनी मान ली है, vc, तो गतिज तो कितनी हो गई, ½ mvc²। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी mgh, यही होती है फॉर्मूला, तो हमने अभी पढ़ा कि यही होता है। अब h क्या होती है, h होती है दूरी, ठीक है। तो देखो ये रहा गोला, ये रहा सेंटर, यहाँ पे था m कहाँ था आपका, यहाँ पे। अब ये यहाँ से पहुँच के ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, तो बताओ इसकी दूरी, ये जो तो पूरी दूरी होती है वही तो हमारी h होती है ना। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया तो ये भी l और ये भी l, तो बताओ कितनी है, 2l। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2mgl। ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे समझाने के लिए कि ये चीज़ कैसे आई। E होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो हो गई ½ mvc², पोटेंशियल होती है mg × 2l, और 2l क्या है, A से C के बीच की दूरी। भाई प्रारंभिक बिंदु ये है इसका, अंतिम बिंदु ये है, हम इन दोनों के बीच की दूरी तो देखते हैं, तो कितनी हो गई पूरी 2l। ये चीज़ समझ में आई, तो ये आ गया हमारा बिंदु C के ऊपर। चलिए अब यहाँ पर कोई तनाव बल काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी अभिकेंद्रीय बल होगा वो केवल और केवल किससे बैलेंस होगा, गुरुत्वीय बल से। तो mg बराबर आ गया mvc²/l, ठीक है। यहाँ पे तो l तो आपको r ही लेना पड़ेगा, क्योंकि mv²/r ही होता है। यहाँ पे 2l मत कर देना, ये तो रेडियस ही होती है, रेडियस तो हमारी यहाँ पर l के बराबर ही है। तो ये आ जाएगा m, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, vc²/l, और किससे बैलेंस हुआ, mg से। आई ये चीज़ समझ में, यहाँ ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ओके बच्चों चलिए, अब हमारी जो इक्वेशन 3 और 4 है, कौन सी, 4 तो ये रही और 3 कौन सी है, 3 है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आप 3 कहिए, ये 3 ही है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन से क्या करेंगे, E बराबर आ गया ½ mvc² प्लस mg की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये जो वैल्यू थी ना यहाँ पे mg, इसकी जगह पे यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी mvc²/l × l। अब आप इसको सॉल्व करिए, ½ mvc² प्लस 2 एज इट इज़, m एज इट इज़, और ये यहाँ पे कट गया l से l, तो ये आ गया vc², mvc² कॉमन ले लिया, ये आ गया ½ और 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और vc क्या है आपका
सी बिंदु के ऊपर गोलक की जो भी चाल है वो। अब देखो यहाँ से आ गया 5/2 mvc², इतना आ गया ई। अब देखो इक्वेशन 4 से mvc² बराबर mgl, mvc², इक्वेशन 4 कहाँ है हमारी, ये रही। mvc² बराबर इस एल को इधर ले जाइए तो ये कितना आ गया mgl। अब यहाँ पर mvc² की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से इसकी जगह क्या लिख दीजिए mgl। तो ई आ गया हमारा 5/2 mgl। ठीक है, कुल यांत्रिक ऊर्जा हमारी कितनी आ गई, 5/2 mgl। बिल्कुल इजी था। पहले हमने ए बिंदु लिया, फिर हमने सी बिंदु लिया, दोनों पर हमने देखा कि क्या क्या बल लग रहे हैं। एक तो हमारा जो लगने वाला बल था वो, और एक जो हमारा अभिकेंद्रीय बल बैलेंस कर रहा था वो। फिर बस सब्स्टिट्यूशन करना है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पुट करते हुए आपको ई निकालना है एल की फॉर्म में, क्योंकि हमें एल ही गिवन है, हमें वीसी गिवन नहीं है ना, इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। वीसी तो हमने माना है ना, आपको तो उसने क्या क्या दे रखा है, एम दे रखा है और एल दे रखा है। जी तो एक वैल्यू होती है जो हमें पता ही है, कितनी होती है 9.8 मीटर/सेकंड²। इसीलिए हमें ई का फॉर्मूला किसके रूप में चाहिए था, जो हमें गिवन है उसके रूप में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारा ई का फॉर्मूला। आया समझ में? ये फॉर्मूला हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें वीसी हमने माना है, हमें पता नहीं है कि वीसी कितना है, वो हम निकालेंगे अभी। चलिए अब इक्वेशन 1 और 5 से, ये तो है मेरी 5 इक्वेशन, और जो इक्वेशन 1 थी ना वो क्या थी, इक्वेशन 1 पे आइए, देखिए हमारी इक्वेशन 1 क्या थी। इक्वेशन 1 थी ये, ई था 12 mv0² था या नहीं था। अब ये भी ई है और जो हमने निकाला है वो भी ई है या नहीं भाई, ये भी कुल यांत्रिक ऊर्जा है, थी ना, और हमने जो निकाली वो भी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। अब यांत्रिक ऊर्जा तो चाहे कहीं पे भी हो, वो तो संरक्षित रहेगी ना। जब संरक्षित रहेगी तो इसी को और हमने जो भी निकाला उसी को आप बराबर कर दीजिए बस। चलिए तो यहाँ से हमने बराबर कर दिया 5/2 mgl और 12 mv0², और यहाँ से निकाल लिया हमने v0, जो हमने मान के चला था ना v0, उसने दिया था ना कि v0 वेलोसिटी है, उसकी भी वैल्यू हमने gl और m की फॉर्म में निकाली। लेकिन यहाँ पे m तो आ ही नहीं रहा, इट मीन्स ये वेलोसिटी जो v0 वेलोसिटी है वो इस गोलक के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगी। तो यहाँ से m कट गया, v0 कितना आ गया, 2 से 2 भी कट गया, √5gl। आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं आगे। अब निकालते हैं इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 से वीसी निकाल लीजिए। इक्वेशन 4 कौन सी, ये वाली। यहाँ से m से m कट गया, वीसी कितना आ गया, √gl। तो ये आ गया वीसी। अब बताओ ये सारी की सारी वैल्यू gl और m की फॉर्म में निकल रही है, ठीक है, क्योंकि हमें 3 ही चीज़ें गिवन है तो बस इनकी फॉर्म में ही आनी चाहिए। तो ये आ गया वीसी। अब बात करते हैं बी बिंदु के लिए, जो ये बी बिंदु था ना यहाँ पे, इस बी बिंदु के लिए बात करते हैं। बी बिंदु पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है वी। अब यहाँ पे भी इसकी कुछ तो गतिज ऊर्जा होगी और कुछ स्थितिज होगी। भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कुछ तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी और कुछ इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो गतिज कितनी हुई, 12 mvb²। स्थितिज कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, l ही तो है, तो mgl। यहाँ पे हमने 2l ली थी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो 2l थी, यहाँ तो l ही रहेगी, तो ये गलती मत करिएगा। चलिए अब इक्वेशन 1 जो हमारी थी ना, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 ये वाली, कि यहाँ पर इसकी सारी की सारी ऊर्जा कितनी थी, गतिज के बराबर, और ये भी ऊर्जा है, दोनों को बराबर कर दीजिए। 12 mv0² बराबर 12 mvb² प्लस mgl। v0 की वैल्यू रख दीजिए, v0 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है, √5gl। v0 स्क्वायर करेंगे तो 5gl। यहाँ पे v0 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, vb, तो हमें v0 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, बस अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप लोग यहाँ तक ईजिली पहुँच जाएंगे। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से ज़रूर सॉल्व करिएगा, अगर नहीं करोगे तो ये डेरिवेशन आपको कभी नहीं आएगा, इसलिए इस पार्ट को खुद से 1-2 बार ज़रूर इसको सॉल्व आप लोग करिएगा। तो यहाँ पे वी बी कितना आ गया, √3gl। आया समझ में? तो इस तरह से हमने v0 निकाल लिया, vc निकाल लिया, vb निकाल लिया, टोटल ई भी निकाल ली। अब वो बोलना चाह रहा है, दूसरा क्वेश्चन उसने आपसे पूछा, पहला तो ये था कि तीनों बिंदुओं पर उसका वेग और कुल यांत्रिक ऊर्जा बताओ, वो हमने निकाल ली। अब वो बोल रहा है कि बिंदु बी और सी पर, जो ये बिंदु बी और सी थे ना, ये तो था बी और ये था सी,
इन दोनों बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा का अनुपात भी बताओ मुझे कि क्या गतिज ऊर्जा होगी। मान लो यहाँ पर KB है, यहाँ पर KC है, केवल गतिज ऊर्जा का अनुपात। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। जब KB लिखेंगे तो कितनी आएगी, हाफ mvb²। जब KC लिखेंगे तो कितनी आएगी, हाफ mvc²। VC और VB की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, बस यहाँ पुट कर दो VC और VB तो है √3GL, इसका स्क्वायर करोगे तो 3GL, और ये कितना था, VC था मेरा √GL, तो यहाँ पे ही आ जाएगा GL, GL से GL कट जाएगा और 3/1। तो बताओ कितना आ गया KB/KC, 3/1। दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा। तीसरा वो ये बोल रहे हैं कि बिंदु C पर हमारी जो डोरी है वो ढीली हो जाती है, उसने बोला है, और गोलक का जो वेग है वो बाई ओर एवं क्षैतिज हो जाता है। भाई डोरी ढीली हो गई तो बाई ओर और क्षैतिज होगा। अब अगर आपने इसी क्षण, जब ये बिंदु C पर पहुंचा और डोरी हमारी ढीली हुई ना, अगर आपने उसी क्षण उस डोरी को काट दिया, अगर आपने इसी क्षण डोरी को काट दिया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, प्रक्षेप्य गति। तो उस कंडीशन में जैसे ही आप इस क्षण के ऊपर इस डोरी को काट दोगे, जैसे ये यहाँ बिंदु C पर पहुंचा, आपने डोरी को काट दिया, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ गति करेगा, यानी कि एक प्रक्षेप्य गति करेगा। तो क्या होगा, गोलक एक क्षैतिज प्रक्षेप की भांति प्रक्षेप गति करेगा। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर इस क्षण डोरी को काट दिया जाए तो क्या होगा, तो गोलक कैसी गति करेगा, प्रक्षेप्य गति करेगा। ओके, अन्यथा और अगर आपने डोरी को नहीं काटा है तो ये क्या करेगा, लगातार अपने वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। भाई जब डोरी कटी नहीं रही तो ये तो अपने वृत्ताकार पथ पे घूमेगा ही ना, और वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ क्या करेगा, अपना एक चक्कर पूरा करेगा, ठीक है, अपना परिक्रमण पूरा करेगा। और अगर डोरी को काट दिया तो क्या होगा, ये प्रक्षेप्य गति करेगा, ठीक है। जैसे आपकी बॉल प्रक्षेप्य गति करती है जब आप फेंकते हो, तो बिल्कुल काटने पर ये प्रक्षेप्य गति करेगा, और अगर आप नहीं काटते हो तो ये अपने वृत्ताकार पथ पे घूमेगा और अपना परिक्रमण क्या करता रहेगा, पूरा करता रहेगा। अब देखो, मैं जानती हूँ कि आज का जो ये टॉपिक है और जो लास्ट के 2 एग्जाम्पल हमने करे हैं वो आपको थोड़े कम समझ आए होंगे, लेकिन आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, फिर बुक से भी पढ़िएगा, और फिर इन्हीं डेरिवेशन को खुद के माइंड से खुद सॉल्व करिएगा, और फिर मैच करिएगा कि आपने कहाँ गलती करी है। फिर उस गलती को सुधारते हुए वापस से इस डेरिवेशन को करना, डेफिनेटली आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, देखो थोड़ा सा मतलब ठीक है, अब देखो आप 11th लेवल में आ गए हो तो नेचुरल सी बात है कि आपका लेवल बढ़ गया है, तो चीज़ें भी तो उसी अकॉर्डिंग आएगी ना। अब वो 9-10 जैसी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी आएगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप भी अपने माइंड के लेवल को बढ़ाइए और डेरिवेशन पे प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि हाँ इस बिंदु पर हुआ तो क्या हुआ, खुद के दिमाग से सोचिए। ऐसा नहीं कि मैम ने बता दिया, बुक में लिखा हुआ है तो बस देख के कर लिया। सोचिए क्या सच में ऐसा ही हुआ, खुद का माइंड यूज़ करिए, खुद उस चीज़ के ऊपर सोच के फिर उस डेरिवेशन को करोगे ना, तो ईजिली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।